हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यू न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए न्यू न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। हो गया है शंखनाद, निकाय नव निर्माण का। तीर राजनीति का चढ़ गया कमान पर, साम दाम दंड भेद खींच तान फान पर। घन घना रहे हैं ढोल नेताजी की तान पर, लगी जो साख दांव पर वो बड़ा इम्तिहान है। बिछ गई बिसात फिर युद्ध घमासान है, ये चुनावी संग्राम है, चुनावी संग्राम है, ये चुनावी संग्राम है, चुनावी संग्राम है। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है न्यू न्यूज के हमारे इस खास कार्यक्रम चुनावी संग्राम में। पिछले दिनों लगातार हम आपसे जुड़े रहे और उस दौरान जो जुड़ने का क्रम था वो एक तरीके से हर वार्ड का हिसाब जानने का दौर था। और अब जबकि नगर पालिका से नगर निगम बना है, हमारा खास कार्यक्रम आपने देखा गई पालिका आया निगम, उसमें हर वार्डों में जाकर के हमने हिसाब जानने की कोशिश की। और हमने कोशिश नहीं की, हम माध्यम बने, जनता ने हिसाब जाना। और अब एक बार फिर से एक नया दौर है। आने वाले दिनों में मथुरा नगर निगम का विधिवत गठन होगा। क्या तस्वीर उभर के सामने आएगी और इस तस्वीर को बनाने के लिए अलग अलग राजनीतिक दल किस प्रकार से अपनी रणनीतियां बना रहे हैं, राजनीतिक सरगर्मियां आखिर किस तरफ बढ़ रही हैं, ये सब कुछ जानने की आपकी उत्सुकता हो सकती है। और उसी उत्सुकता को समझते हुए नियो न्यूज ने तैयार किया है अपना यह खास कार्यक्रम चुनावी संग्राम। यहां इस समय हम अपने राधानगर स्थित इस पार्क में अपने सेटअप पे, जहां पर हमारे बहुत सारे मेहमान हैं, और इधर हमारे साथ इस डिबेट के जो हमारे आमंत्रित मेहमान हैं उन सभी के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं। मैं अनुरोध करना चाहूंगा आप सभी से कि आप लोग तालियों के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत कर दें और हम इसमें जल्दी से परिचय करा दें। हमारे मध्य उपस्थित हैं भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हुए जिले के मीडिया प्रभारी, जिन्हें इस समय निकाय चुनाव का अतिरिक्त मीडिया प्रभारी का कार्यभार सौंपा गया है, प्रदीप गोस्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है। आम आदमी पार्टी के युवा पदाधिकारी अजय शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत स्वागत। डॉक्टर यूनुस कुरैशी, बहुत पुराना चेहरा है, राष्ट्रीय लोकदल के बहुत सामाजिक कार्यक्रमों में भी लगातार शामिल रहते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत आपका स्वागत। हमारे साथ हैं अशोक चकलेश्वर साहब। अब इनको मैं क्या कहूं, मैं इनको अशोक चकलेश्वर साहब कांग्रेस के वरिष्ठ पदाधिकारी, लेकिन हाल के समय में इनका परिचय बदला है। कांग्रेस कुछ बदलती हुई सी दिख रही है। लगता है कि कुर्सी को हथियाने का, एक तरफ जहां अभी पालिका से निगम में हथियाने की तो बात बाद में होगी, अभी कांग्रेस में ही कुर्सी हथियाने के खेल में जुटी हुई है। तो जिलाध्यक्ष के होते हुए कार्यवाहक जिलाध्यक्ष ठाकुर अशोक सिंह चकलेश्वर, बहुत बहुत स्वागत है अशोक भाई आपका। तनवीर अहमद साहब हैं हमारे साथ, समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष, और बहुजन समाज पार्टी से सुरेश बाबू हमारे साथ हैं। एक बार बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। बस सीधे कार्यक्रम की और वार्ता की शुरुआत कर लेते हैं। अशोक भाई, आप ही से शुरू करते हैं, क्योंकि चूंकि अभी आपका वजन बढ़ गया है तो वजनदार आदमी से बात कर लेना ज्यादा जरूरी है। कार्यवाहक अध्यक्ष का थोड़ा समझाइए क्या है। ऐसा है जी, पार्टी नेतृत्व ने रातों रात एक सप्ताह पूर्व जी, इसी रविवार के दिन अचानक से मेरे पास फोन आया राजोबर जी का जी कि अशोक सिंह जी, ये निकाय चुनाव की जवाबदारी आपको संभालनी है। तो बड़ा कठिन दौर था, बड़ा कठिन था। पता नहीं उन्होंने पिछले दौर को देखते हुए, पिछले यूथ कांग्रेस के कार्यकाल को देखते हुए अचानक से ये जिम्मेदारी, मैंने कहा अध्यक्ष जी मेरे को अचानक ये जिम्मेदारी जी, तो उन्होंने कहा नहीं अशोक, तुम्हें ये जिम्मेदारी निभानी है और तुम्हें सिंबल भी बांटने हैं और चुनाव भी तुम्हें लड़ाना है। मैंने कहा अध्यक्ष जी वो मौजूद हैं हमारे जो है, तो उनका कहना था कि उन्हें और कोई जिम्मेदारी, बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। तो मैंने कहा अध्यक्ष जी उसको चुनौती मानते हुए उसको चुनौती को मैंने स्वीकार किया है और आने वाले निकाय चुनावों में निश्चित रूप से कांग्रेस विजयी होगी। और अशोक भाई, ये आपके लिए चुनौती थी। बिल्कुल देर रात आपके पास फोन आया, इवन मैं आपके टेलीफोन घनघना रहा था, क्योंकि बाद में आपको मैंने सोते से जगाया और कंफर्मेशन ली थी। लेकिन इधर आपके ऊपर विश्वास था तो कहीं पहले से चलते आ रहे पर अविश्वास था, यही तो माना जाए। नहीं, मैं इस बात को नहीं मानूंगा। इस समय तो नहीं मानेंगे, क्योंकि 26 तारीख का मतदान है, तो ऐसे समय पे तो मानना आपके लिए बड़ा घातक हो जाएगा। समय पर जिम्मेदारियां बदल दी जाती हैं जी, और इतने क्रूशियल टाइम पे, समय पर, लेकिन ऐसा समय। अब इस बात का जवाब तो राज बब्बर जी ही दे सकते नहीं, ये तो चूंकि आप भी उसी का अंग है ना, प्रक्रिया का अंग है, पार्टी का अंग है। मैंने तो उसको चुनौती मानी। अच्छा, इसे क्या समझे, कांग्रेस नया रूप ले रही है, बदलाव की तरफ बढ़ रही है?
और जगह तो बात की बात है, अभी हम चूंकि स्थानीय हमारे दर्शक सीधे तौर पर अपने यहाँ की सरगर्मी जानना चाहते हैं, ऐसा है तो मथुरा जनपद या मथुरा नगर में नगर निगम चुनाव में एक बदलाव की तरफ बढ़ रहे हैं आप लोग? जी बात ये नहीं है, खाली मथुरा का सवाल नहीं है। जिलाध्यक्ष के ऊपर एक जिलाध्यक्ष बैठा दिया गया, शहर अध्यक्ष के गर्दन पे तलवार लटक रही है। मैं आपको जानकारी के लिए एक बात बता दूं जी, ये कोई मथुरा में ही परिवर्तन नहीं हुआ है, पूरे प्रदेश के अंदर परिवर्तन किया गया है। और युवाओं को राहुल गांधी जी ने महत्व देने का, संगठन में जो पुराने लोग थे जिन्होंने पुराने यूथ कांग्रेस के कार्यकाल में काम किया है, तो हमारी एक उत्तर प्रदेश के अंदर एक यूथ कांग्रेस की टीम हुआ करती थी, उनमें से काफी लोगों को बलिया हो और झांसी हो, युवाओं पर भरोसा है। तो प्रदीप माथुर साहब के लिए अब क्या कहें, अब वो बुजुर्ग हो गए? नहीं, उनके पास और बहुत बड़ी जिम्मेदारियां तो खैर अभी उनके पास पारिवारिक हैं। वो 16 तारीख तक तो अपने घर के मांगलिक कार्यक्रम में व्यस्त हैं, उन्हें यहाँ से हम सभी की ओर से शुभकामना दे देते हैं। लेकिन क्या समझे, अब वो बुजुर्गियत में आ गए? नहीं, मैं इस बारे में, चीजें तो बहुत छीनी गई हैं, इधर से उधर बहुत हमारे बड़े नेता हैं, सीएलपी लीडर हैं इस समय, तो यही सब बोलना ठीक है। और मैं उनके बारे में, कैसे चल रही है आप लोगों की तैयारी, आप ही बता दीजिए। तैयारी हमारी बहुत बढ़िया है। जैसे कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह है जी। कुछ लोग जो घर बैठे हुए थे किन्हीं कारणोंवश, स्वतंत्रता सेनानी परिवार के जो परिवार हैं जी, और कांग्रेस के तमाम निष्ठावान लोग, क्योंकि हमारा कांग्रेसी परिवार रहा है पिछले 7 दिन, स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर के आज तक सिर्फ कांग्रेस के अलावा दूसरी बात हम लोगों ने नहीं की है जी। तो उन सभी परिवारों को, पुराने सभी परिवारों को जोड़ने का हम प्रयास कर रहे हैं। और कांग्रेस को आप, अनूप जी, आपके सामने एक मिनट बस थोड़ा सा रोकता हूं। अजय भाई को जरा प्लीज मैं चाहूंगा कि प्रदीप भाई माइक दे दे जल्दी से। पहले आपसे विधिवत बातें शुरू होंगी, एक जरा इस जवाब पर थोड़ा सा प्रतिक्रिया जरूर दे दीजिए। जवाब में ये आ रहा था कि जो बैठे हुए कांग्रेसी थे पुराने, उन्हें खड़ा किया जा रहा है, जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिवार के कांग्रेसी हैं उन्हें ढूंढा जा रहा है। तो अभी ये सब क्या विलुप्त हो गए थे? इनके जवाब का अगर अर्थ निकाला जाए। नहीं, इनके जवाब का अगर अर्थ निकाला जाए तो अर्थ तो बहुत निकलेंगे जी, लेकिन क्या है कि जिस समय चुनाव आता है ना, उस समय ये जो दलदल वाली जो पार्टियां हैं ना, ये सबने दलदल को सोख के एक मजबूती से खड़ा होके आम जनता को दिखाना चाहती है कि हमसे अच्छा कोई है ही नहीं। लेकिन अंदर खाने सच्चाई में, ये तो आप भी जानते हैं, मुझसे ही क्यों कहलवाते हैं। सच्चाई ये है चकलेश्वर साहब, उन्होंने, अजय भाई ने बड़ा अच्छे से कह दिया। ये बता रहे हैं कि लोगों के यहाँ तो जैसे 2 खेमे होते हैं, आपके यहाँ तो खेमों की गिनती करना मुश्किल है। पहले प्रदीप माथुर खेमा, उसके बाद महेश पाठक खेमा, फिर श्याम सुंदर उपाध्याय बिट्टू खेमा, और उसके बाद भी कुछ पुराने जैसे आप कह रहे हैं उन्हें ढूंढने लग जाए तो और कई खेमे। अनूप जी, बहुत बड़ा परिवार है कांग्रेस, और ऐसे में भी आप एक ऐसे व्यक्ति को ले आए हैं जिसका राजनीति से दूर दूर तक मतलब नहीं था। अब उस व्यक्ति को इतने ज्यादा खेमों में कहां से निकालेंगे? तनवीर भाई क्या कहेंगे, कांग्रेस किस तरफ बढ़ रही है? बड़ा अफरा तफरी का माहौल हुआ जिस तरह का देखने को मिला जी। अभी तो इनके संगठन का अंदरूनी मामला है जी, ये निपटना इनको ही है, लेकिन जिस तरह से हालात गुजरे उससे कहीं ना कहीं ये लगा कि शायद उनमें अपने अंदर ही विश्वास नहीं है जी। और ये विश्वास न होने की बात मैंने आपको क्यों लिया है, वो तो अजय जी से एक टिप्पणी ले रहा था कि तू जानबूझ करके आपकी तरफ बढ़ा क्यों हूं। आपने कहा इनमें विश्वास नहीं है, और ये इसीलिए आपसे कह रहा हूं, संपर्क तो आप लोगों से भी साधा गया था कि भाई एक हो जाओ। नहीं, राजनीति में सब कुछ संभावनाएं तलाशी जाती हैं। लेकिन आप लोगों ने कहा कि हमारा प्रत्याशी हमारा ही होगा। हमारे पार्टी का निर्णय था कि कहीं भी अपने सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे जी। अगर कोई दल हमको समर्थन देना चाहता है तो उसका स्वागत है। अच्छा, हम तो अपने सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे, अपने सिंबल पर मैदान में। और उसमें कांग्रेस आपके साथ आने के बजाय आपको साथ लेने की कवायद में जुटी रही। प्रदीप भाई से मैं पूछना चाहता हूं, किस तरफ चल रहे हैं आप लोग? 26 तारीख नजदीक आ गई है। माइक अपना प्लीज। पहले तो आपने चैनल ने इतना अच्छा प्रोग्राम रखा, उसके लिए आपको बधाई। शुक्रिया। आपके चैनल के माध्यम से मथुरा की जनता को बधाई कि आज पुनः हम पहले नगर निगम को, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने गठन किया, और आज पूरी मथुरा नगर की जनता अपने पहले नगर निगम के लिए निर्वाचन प्रक्रिया में भाग लेगी और अपना प्रत्याशी, अपना उम्मीदवार को चयन करके चुनेगी। लेकिन मैं इतना कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सबसे पहले मथुरा की जनता की समस्या को ध्यान में रखते हुए, मथुरा की जनता, आप सब जानते हैं कि मथुरा नगर पालिका क्षेत्र में जितनी भी जनता निवासित करती है, उसके साथ साथ पूरे देश विदेश से लोग मथुरा वृंदावन के अंदर आते हैं। उसकी प्रार्थ से जो योजनाएं होनी चाहिए थी, वो योजनाएं हम नगर पालिका के माध्यम से कर पाने में असमर्थ थे। तो उसको ध्यान में रखते हुए कांग्रेस की पूर्व सरकारों ने, समाजवादी पार्टी की पूर्व सरकारों ने कई वादे मथुरा नगर की जनता को दिए कि हम नगर निगम बनाएंगे। लेकिन मथुरा की जनता की मांग को ध्यान में रखते हुए, धार्मिक क्षेत्र के महत्व को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इसको नगर निगम का दर्जा दिया। न केवल नगर निगम का दर्जा दिया, वृंदावन को
तीर्थ स्थल घोषित किया। प्रदीप भाई, इसमें तो आप लोगों पर आरोप लग रहा है कि आप लोगों ने छला है, वृंदावन की भावनाओं को छला है और वृंदावन के मूल अस्तित्व को छलनी कर दिया है, ये आरोप लग रहा है। आरोप, और इसके लिए कहा जा रहा है, इसके लिए कहा जा रहा है, यहाँ दोनों हैं, कांग्रेसी भी हैं और सपाई भी हैं। इन दोनों ने जिस समय पर, चाहे इनके विधायक थे और इधर सपा की सरकार थी, तो एक फॉर्मूला निकाला था कि मथुरा को नगर निगम बनाए, वृंदावन को ए ग्रेड पालिका बना दीजिए। जो जिसकी सरकार है, जिसका जो फॉर्मूला है, वो उसको मुबारक, मैं उसमें टिप्पणी नहीं करना चाहता। हमने ये सोचा कि पूरी जो योजनाएं आती हैं, मथुरा वृंदावन का एक समग्र विकास हो। हम चाहते तो अगर वृंदावन को हमें उपेक्षित रखना होता तो मथुरा नगर निगम भी कर सकते थे, लेकिन हमने वृंदावन को साथ जोड़ा, मथुरा वृंदावन नगर निगम का नाम दिया। उस पे आरोप लगे कि वृंदावन को उपेक्षित कर दिया। जब हमने वृंदावन को तीर्थ स्थल घोषित किया तो हम पे आरोप लगे कि मथुरा को आपने तीर्थ स्थल घोषित नहीं किया। ऐसा नहीं है। कुल मिला के ये विचार ये आया कि पूरे मथुरा वृंदावन का समग्र विकास होना चाहिए। उस विकास के लिए जिन जिन संस्थाओं की आवश्यकता है, उस आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हमने नगर निगम का गठन किया, हमने तीर्थ स्थल वृंदावन को घोषित किया, हमने पूरा एक बोर्ड गठन किया, इसके अधिकारी यहाँ पर नियमित हुए। और आपने आने वाले समय में आप देखेंगे कि इन सारी प्रशासनिक व्यवस्थाओं के बाद आने वाले समय में 6 महीने 1 साल के अंदर इसका एक संपूर्ण विकास होगा। और संपूर्ण विकास के बाद हमको लगेगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर, प्रदीप भाई, आप भले ही कितनी पीठ थपथपा लें, लेकिन लोगों का, आम जनमानस का कुछ इस प्रकार का फीडबैक आता है। खासतौर से आपके विरोधी तो इस बात को इशू बनाते ही हैं, जनता का भी इस प्रकार का फीडबैक आता है कि मथुरा नगर निगम का वृंदावन मिला के गठन, और उसके बाद सबसे पहला जो चुनाव है, ये नगर निगम के तौर पर पहला चुनाव है, इसमें ये इस तरफ मैं, इसमें ये मेरी कोई भी टिप्पणी नहीं, क्योंकि सबसे अच्छी बात होती है सामाजिक समरसता, और इसको सिर्फ जुबान से नहीं कहना चाहिए, महसूस करना चाहिए। लेकिन अगर इस सामाजिक समरसता को बनाने में राजनीति हो तो ऐसा आरोप आपके विरोधी भी लगाते हैं, और जनता की तरफ से भी ये फीडबैक आ रहा है कि आरक्षित करके ये बड़ी राजनीति खेली गई है, कुछ लोगों ने सिर्फ खुद को सुरक्षित किया है। उत्तर दो जी। देखो, विरोधियों का काम विरोध करना है, उनको करना भी चाहिए। अगर राजनीतिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में अगर विरोध नहीं होगा तो हम सोचेंगे हम कुछ कर नहीं रहे। एक बात, मैं आता हूं आपकी तरफ, अजय भाई आपकी तरफ आता हूं। अगर बीच में रोका टोकी होगी, नहीं, आप चलते रहिए, लेकिन जल्दी सबको अवसर देना है, जल्दी। तो विरोध करना एक उनका धर्म है, करना भी चाहिए। अगर विरोध होगा तो हमको संभलने का मौका भी मिलेगा। सर, विरोधियों को तो विरोध करना चाहिए, जनता जब विरोध करने लग जाएगी तो इम्तिहान कठिन हो जाएगा। लेकिन जनता इससे खुश है, जनता इस बात से खुश है कि वृंदावन के लिए अलग योजना, मथुरा के लिए अलग योजना, ऐसा नहीं। मथुरा वृंदावन का समग्र विकास करना हमारी पार्टी का, इस नगर की जनता का उद्देश्य है। प्रदीप गोस्वामी भाई, आप भूल गए, बहुत पुरानी बात नहीं है, जब वृंदावन का सबसे प्रमुख चौराहा, जहां सारी सबसे बड़ी गतिविधियां होती हैं, वहां आप ही के लोग टेंट लगा करके धरना देते थे। आप कहां से, जब आपके वृंदावन के अंग, भाजपा के कहे जाने वाले अंग विरोध में थे, तो जनता कहां से खुश हो सकती है? तनवीर भाई बस जल्दी से बताइए, अभी तो बात हो रही थी इधर से। ऐसा है, सबसे पहले बता दूं जी, नगर निगम बनाने की कवायद समाजवादी पार्टी सरकार ने शुरू की जी, और ये स्पष्ट ऐलान किया कि जो वृंदावन का स्वरूप है, जो पौराणिक स्वरूप है और जो धार्मिक उसका स्वरूप है, जो महत्व है, देश विदेश में वृंदावन जाना जाता है, तो उसको ए ग्रेड पालिका का दर्जा हमने दिया। ठीक है। और यहाँ नगर निगम को बनाया। ठीक है। लेकिन इत्तेफाक से सरकार चली गई। नहीं तो भाजपा ने जो ये चेंज किया, इसके पीछे मंशा क्या समझते हैं, ये बताइए ना। नहीं, 2 चीजें। इनको ये डर था कि अगर ये वृंदावन को ए ग्रेड पालिका बना देंगे तो इनका जो वोट बैंक है, लेकिन वो उल्टा हुआ। आपने जैसे बिल्कुल सही कहा कि अभी ये कह रहे थे कि बहुत खुश थे लोग, खुशी सड़कों पर दिखाई पड़ रही है, खुशी गलियों में दिखाई पड़ रही है। और जिस तरह से इन्होंने हर वार्ड में और पूरे नगर निगम में परसीवन बिगाड़ा है, परसीवन को उन्होंने, अच्छा ये भी आपका आरोप है? बिल्कुल, परसीवन को उन्होंने मनमाने तरीके से किया है। जनता इनका परसीवन इस चुनाव में 26 तारीख को बिगाड़ के रख देगी आने वाले समय में, क्योंकि जिस तरह से एक मंत्री जी के इशारे पर जो कुछ हो रहा है, लोग बैठे हुए दुखी हैं, इनकी पार्टी में लोग दुखी हैं। जिस तरह वो चाह रहे हैं, डायलिंग कर रहे हैं, जिस तरह चारे परसीमन हो रहा है, जिस तरह बाढ़ का आरक्षण हो रहा है, अच्छा, जिस तरह सीट बदली जा रही है, ये तो बताइए, उससे जनता त्रस्त हो गई। ये तो बताइए, आपके पास ऐसी कौन सी गुप्तचर संस्था है जो आपकी पार्टी के फीडबैक से ज्यादा इनके फीडबैक पहुंच रहे हैं? इनकी पार्टी के ही लोग और जनता के लोग जी इतने दुखी हैं जी कि वो चौराहे पर चिल्ला रहे हैं। हमारे पास तो बाद में आए, लेकिन चौराहे पर चिल्ला के उन्होंने कहा है। मतलब मुख्यमंत्री जी ने उनको लपका कह दिया, पंडाओं को लपका कह दिया, वो बेचारे धरना प्रदर्शन पे बैठ गए। लेकिन सीएम का कहना था कि उनका परसेप्शन गलत तरीके से पेश किया गया। ये तो उन्होंने अपने आप को संभालने के लिए किया।
लपका एक शब्द जो हमारे समाज का, मतलब आप एक तरीके से अपने चुनावी मुद्दे आप एक तरीके से बता रहे हैं कि एक तो ये सब चीजें अब बता रहा हूं जो उनके सामने आने वाली है। अब इस चुनाव में अब ये सब चीजें अब आगे बढ़ेंगी, बिल्कुल सामने आ चुकी हैं। कुछ कह रहे थे? नहीं, मैं बताऊं, तनवीर जी बहुत वरिष्ठ नेता है शहर के, उनका सम्मान है, लेकिन इनको जानकारी होनी चाहिए कि चुनाव आयोग की प्रक्रिया होती है, सरकार का इसमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं है जी। इतने वरिष्ठ नेता के यहाँ तो इतनी हल्की बात मेरी समझ से परे है। और निश्चित रूप से सरकार का काम अलग है, चुनाव आयोग उसमें अलग काम करता है। परिसीमन मंत्री के कहने से या पार्टी के किसी अध्यक्ष के या पार्टी के किसी कार्यकर्ता के कहने से नहीं होता। सरकार का एक चुनाव आयोग है और चुनाव आयोग के तरीके से सारी व्यवस्थाएं उसमें होती हैं। क्या कहना चाह रहे हैं? इतने वरिष्ठतम नेता ऐसी बात करेंगे तो अभी हमारे समझ में आता है। मैं बता दूं, अभी गोस्वामी जी अपनी बात को नहीं कह पा रहे ठीक से। मैं आपसे ही पूछना चाहता हूं जी, वार्ड नंबर पुराना 37, वार्ड नंबर 23 और वार्ड नंबर 3, तीन अलग अलग वार्ड, ठीक है, तीनों मुस्लिम बाहुल क्षेत्र, ठीक है। मथुरा जनपद में कोई इतना बड़ा वार्ड नहीं, तीनों वार्डों को मिलाकर 18,000 की पोलिंग का वार्ड कर दिया गया। ये कौन सी गिनती है आपके यहाँ? इसका लॉजिक बताइए ना। चुनाव आयोग तय करेगा, वो चुनाव आयोग तय करे कि और भी कई बार और भी कई बार समय था, आपत्ति दाखिल की है, आपत्ति दाखिल की है, आयोग ने नहीं मानी, आपत्ति दाखिल की है, लेकिन आपत्ति में कोई सुनवाई नहीं हुई, आपत्ति का निस्तारण नहीं किया गया, बाड़ों को बिठाया गया, किसी कार्यकर्ता ने जीवन को बदला गया, बाड़ों का 15 नंबर 60 नंबर आरोप लगाने का पश्चिमन में क्षेत्र बोल रहे हैं, वोटर लिस्ट में अलग पार्ट बोल रहा है। तो वो चुनाव आयोग को चीज है, ये ऑथेंटिक चीज है। आपके लोग कुछ करने नहीं दे रहे, केवल शिकायत के तौर पर आपके लोग कुछ करने नहीं दे रहे, और जनता को गुमराह करने में लगे हुए हैं, जनता को गुमराह करने में लगे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी झूठों को जुमला और जनता को गुमराह करने की कवायद। आपत्ति लगाने के लिए समय मिलता है। एक बात मैं प्रदीप भाई, एक बात कहना चाहता हूँ, बेवजह जनता को गुमराह करने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, जनता की सच्चाई आपके सामने ला रहे हैं, आपका गुस्सा होना ये दर्शा रहा है, जनता आपसे रुष्ट है, आप गुस्सा मत होइए, आप बिल्कुल गुस्सा मत होइए, मैं सच्चाई सामने ला रहा हूँ, ठीक है, मैं सच्चाई आपके सामने ला रहा हूँ। एक रिक्वेस्ट है, मुझे बस केवल एक बात कहनी है, सिर्फ एक बात। देखिए, यहां हम इस डिबेट में इस बात को बहुत पुरजोर तरीके से कह सकते हैं कि देश में चाहे वो केंद्रीय चुनाव आयोग की पूरी भूमिका हो या राज्यों में चुनाव आयोग की भूमिका, उसको इस प्रकार से प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता। लेकिन इतना जरूर मैं कहना चाहता हूं कि कहीं ना कहीं चुनाव आयोग भी उन्हीं चीजों पर कार्य करता होगा जो वहां पर फीडबैक जाते होंगे, यानी जो प्रशासनिक अमले से। तो आपका यह मानना है कि फीडबैक गलत दिए गए हैं? बिल्कुल गलती है, ये आपका आरोप? बिल्कुल। और ये सब कुछ चूंकि ये सत्ता में है, सत्ता पक्ष के इशारे पर, और बैठकर एक बंद कमरे में सारा काम हुआ। अजय भाई, मैं आपकी तरफ आ रहा हूं। सुरेश बाबू जी क्या कहना चाहते हैं? मैं कहना चाह रहा था, इनका जो उदाहरण भाई साहब दे रहे थे तनवीर अहमद जी, 1 नंबर वार्ड है तैयापुर और 5 नंबर वार्ड है लोवन जी। लोवन की जो जाटा समाज के वोट हैं, 20 लोवन में से, बिल्कुल 20 लोवन में से काट करके तैयापुर में रख दिए गए। तो बताइए ये उदाहरण कहां का कैसा जाता है? ये प्रशासन के इशारे पे नहीं हुआ, किसके हुआ है? इसका क्या असर पड़ा? असर ये पड़ेगा कि जो एससी वोट है, जो दलितों का वोट है, 5 नंबर वार्ड का वोट निकाल करके 1 नंबर में जोड़ दिया। अच्छा, उसका देखिए, मैं ये नहीं कह रहा, मैं अभी आप ही से समझना चाह रहा हूं। मैं तो समझना चाह रहा हूं, जैसे किसी एक वार्ड में कोई एससी वोटों का थोक था, अब वो किसी अन्य वार्ड में डाल दिया गया, तो उसका अंतर ऐसा क्यों किया? जब मतलब ये तो सवाल हो गया, ये सवाल तो अभी करते हैं, इसका अंतर क्या पड़ा? अंतर ये पड़ा कि वहां जो हमारे दलितों के वोट थे, उन वोटों को मतलब हमारे प्रत्याशी पाते थे, और सर्व समाज का पा रहे हैं इस समय तो खैर, लेकिन एक थोड़ा संशोधन कर लिया। एक नंबर सुरेश बाबू जी, नहीं, मुझे एक बात बताइए, ये सब चीजें अभी पूछता हूं, इन्हें यहीं के यहीं इसी आप ही के कटघरे में ये राजनीतिक दलों के लोग एक दूसरे के प्रति अपनी जो तर्क संगत बातें हैं उनसे कटघरा बनाइए और जवाब दीजिए। लेकिन आपके पास कोई ठेकेदारी है? ये आप लोगों ने कर क्या रखा है? ये नीला झंडा डाल के, नीला निशान लगा के आप ही क्यों दलितों के वोटों की ठेकेदारी आप करेंगे? इनके लिए लगाया गया आरोप की बात कर रहे हैं। आपने कहा कि हमारा वोट कैसे आपका वोट? ऐसे तो ये अशोक चकलेश्वर जी वैसे भी मैंने इनके और इनके बीच में तनवीर भाई जैसा मजबूत आदमी खड़ा किया, और पेशे से ये वकील है। अभी कल की ही बात है, दोनों आमने सामने थे, दोनों दलों के लोग आमने सामने थे, गोलियां चली, 2 लोग घायल हुए। ये चुनाव की शुरुआत है, इससे शर्मनाक क्या होगा? ऐसे में मुझे इनको खड़ा करना पड़ता है। किस स्तर पे जाकर के ये लोग जवाब देंगे, इनको अब तक नहीं पता है। आप लोगों को पहले इसी का जवाब दे दीजिए
कहाँ गोली गोली चलवा रहे हैं? नहीं गोली नहीं, वो तो मतलब आपसी रंजिश थी उसमें चला। आपसी रंजिश? और क्या? और रंजिश वालों को आप टिकट देते हैं? नहीं टिकट वो नहीं, जिनको रंजिश है उनको टिकटें दी जाती हैं। जो प्रत्याशी थे वो हमारे प्रत्याशी कोई नहीं था वहाँ पे। क्यों? सत्यप्रकाश करदम कौन है? वो तो जिलाध्यक्ष रह चुके हैं सरकार, आपसे पहले, आपसे अनुभवी है। ये तो टीटू करदम कौन है? ये तो जिला पंचायत सदस्य रहे। प्रशासन का नियम है, वो जांच करेंगे थे या नहीं। तो ये बताइए ना, ये क्यों हुआ? अब ये साफ तौर पर सारी चीजें तो आपके सामने है, कहना कुछ चाहेंगे? मैं इसमें यही कहना चाहूंगा कि जो कांग्रेस की लोकप्रियता जिस तरह से बढ़ रही है और कांग्रेस की तरफ लोगों का जो रुझान है, जिसका साक्षात हमारे ध्रुव नारायण शर्मा जो निर्विरोध चुने गए हैं। चलिए प्रदीप जी के मेरे को मसाला दे दिया आपने, वैसे मुझे याद था। वो जो है इतनी 3 पीढ़ी के कांग्रेसी हैं और नहीं मैं इनके लिए मुझे मसाला मिल गया, मुझे याद था ये विषय मुझे उठाना था। चलिए आप ले आए। नारायण शर्मा जी इस तरह से जीते हैं, उस तरह से जो कांग्रेस से अन्य पार्टियां हैं कांग्रेस के अलावा वो बिल्कुल विचलित हो गई है। इस पर क्या एक्शन लिया है आप लोगों ने, जो वहां पर जो आपके प्रत्याशी के पुत्रों के साथ हुआ है? उसमें हमने उनकी गिरफ्तारी की मांग की है और ये तो आपके सामने जीता जागता उदाहरण है। कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त है। आप ग्राफ उठा के दीजिए, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तब से कितनी घटनाएं। ठीक है अशोक भाई, व्यापारी परेशान है। अशोक भाई, एक ही तीर से कई निशाने, आपकी बात समझ में आई। लेकिन एक बात बताइए सुरेश बाबू, मैं अभी भी वही तैयापुर वाला प्रश्न इनके खाते में डाल के चल रहा हूं, जवाब लूंगा। लेकिन आप बात करते हैं कि आपके वोटों को विचलित किया जा रहा है, वहां आपके लोग गुंडाई करते हैं। आप अपना प्रत्याशी उतारते हैं, प्रत्याशी बदल देते हैं। पूरे 70 वार्डों में 65 प्रत्याशियों का आपने दावा किया, उसमें जाकर के संख्या लगभग 42 निकली। मेरे बाबी 47। हाँ ठीक है, इस पे खुश हो लीजिए। 70 में से 65 का दावा और 47 निकलते हैं। आपको आपके प्रत्याशी ढूंढ ढूंढ के परेशान है। मैं फीडबैक लेना चाह रहा हूं जल्दी से, जरा वेद से मैं बात करना चाहूंगा। वेद थोड़ा सा इधर की तरफ आ जाए। हमारे बीट रिपोर्टर है, बहुजन समाज पार्टी की बीट देखते हैं, कई अन्य बीट देखते हैं, उसके अलावा वेद प्रकाश ये भी बीट देखते हैं। क्या स्थिति चल रही है इनकी पार्टी में? कल तक स्थिति इनकी काफी अच्छी नहीं थी। जो इन्होंने पार्षद प्रत्याशी जो खड़े किए हुए थे, अगर उनके बारे में बात की जाए तो अब तक पार्टी को ये नहीं पता है कि हमारे द्वारा कितने पार्षद प्रत्याशी मैदान में उतारे। आपसे इन्होंने क्या आंकड़ा बताया था वेद सबसे पहली बातचीत में? नामांकन के समय, जब नामांकन हो गया था, जिस दिन मैंने इनसे शाम को बातचीत की बतौर जिलाध्यक्ष। हाँ, बतौर जिलाध्यक्ष। तो इनके द्वारा मुझे बताया गया कि करीब 65 करीब, हालांकि इन्होंने करीब लगा दिया था। करीब में भैया क्या 47 पे उतर आएंगे? करीब होता है 1 या 2 का। हालांकि 47 इनका कहना है, जिलाध्यक्ष जी हैं सुरेश बाबू का, अभी एक और संशोधन। लेकिन जो सूची आई है उसमें 42 है जो जिला प्रशासन के सुरेश बाबू जी से आई है। जी चलो सूची आई है, ठीक है। 47 पे उतारा था, अब 2-4 65 पे उतारा था, 47 फिर दावा कर रहे खड़े होके, 42 यहाँ खड़ा होके बता रहे हैं। और अभी भी आपके पास ठोस जवाब नहीं है। नहीं ठोस जवाब है, और क्या नहीं बता रहे? ये जवाब कहाँ है बताइए? अब आप मुझे दावा यही मंच पे करके जाइए और इसकी तस्दीक मैं कल खबर में कर दूंगा। आप अभी दावा करिए, इसके चलने के साथ मैं ब्रेकिंग न्यूज में ये बताऊंगा कि आपके कितने प्रत्याशी हैं। आप दावा करिए। 47 भाई साहब को लिस्ट पहले छोड़िए, आप उस बात कुछ 47 या 42 मुझे बताइए। 47 थे, 42 की उनको लिस्ट दे दी है। क्या जवाब है? 65 से 47 से 42 दे दिए हैं। और उनका कहना अब भी ये है कि 47 थे। तो बात के आज कहां छिटक गए? अब पता नहीं कहां गए। अगर इनके पास 47 की सूची इस समय भी हो तो ये उपलब्ध करा दें। तो ये क्या नाव में छेद हो गया है क्या? भैया टिकट महंगी थी भैया। टिकट अजय जी बोल पड़े, क्या है? ऐसा कुछ नहीं है, टिकट हमारे यहाँ फ्री में लड़ाए गए, कुछ नहीं है। टिकट के बारे में समय दे रहे हैं, आम आदमी को समय नहीं दे रहे। बिल्कुल फ्री में लड़ाया है, किसी को कोई टिकट के, ये तो गलत आरोप लगा रहे हैं। लेकिन जिनके आरोप लगाने चाहिए उन पर आरोप नहीं लगा रहे हैं। आप अपने तरफ। अरे साहब जी, अरे भाई चलिए आप बताइए। आप बहुत देर से रोके पड़े अपने आप को। अरे साहब आप तो मतलब जो लोग पैसे वाले लोग हैं अब उनको तवज्जो दे रहे हैं। अरे जो गरीब आदमी है उसको तवज्जो नहीं दे रहे। मेरी सारी तवज्जो आपकी तरफ, इस पूरे कार्यक्रम की तवज्जो आपकी तरफ। चलो उन्होंने आपका उत्साह बढ़ा दिया इन लोगों ने। उन्होंने कितने कितने की टिकट बेची ये वो जानते हैं। प्रत्याशी क्यों भाग गए ये भी वो जानते हैं। अब भाई आदमी इनको भी पैसा दे, फिर चुनाव में भी खर्च करे। बिल्कुल गलत कह रहे हैं, बिल्कुल गलत। अरे साहब पब्लिक कह रही है, मैं अकेला थोड़ी कह रहा हूँ। बता देगी ये बात सही है कि गलत है? पब्लिक तो 26 तारीख को जो वोटिंग होगी उस दिन बता देगी। अरे सुरेश बाबू जी, अजय भाई, इनसे बात को क्रम खत्म करके मैं आता हूं। ये कहा गया, कल वेद मुझसे इस बात पे जब बातचीत कर रहे थे तो मैंने इनसे सवाल किया, क्योंकि मैंने कहा भाई आप बीट देखते हैं। मैंने कहा लोकसभा में करारी शिकस्त हुई, मतलब चेहरा छुपाना मुश्किल, विधानसभा में और गई बीती हो गई। तो ये लगा था कि बसपा अब थोड़ा सोचेगी, विचारेगी, मंथन करेगी। लेकिन अभी भी क्या
अभी सद्बुद्धि पार्टी को मिल नहीं पाई, क्या हुआ है? ऐसा कुछ आप कहां अभी भी ऐसा कुछ नहीं है, आपको लेकर के व्यापक चर्चाएं हैं। आप लोगों ने एक जानकारी और लगी है, मैं ये बात कहूंगी, ये सामने खड़े पीछे से कहता तो ये कहते आरोप लगा रहे, मैं आपके से बात शेयर कर रहा हूं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो नाम नहीं बताते लेकिन बताते हैं। एक जानकारी और लगी है, वेद भी इस बात को बता देंगे। आप लोगों ने इस बार नया फॉर्मूला निकाला, जिनको बी फार्म दे दिए, उसके बाद फिर उनसे बी फार्म मंगाए गए, बोले उसमें टेक्निकल फॉल्ट है। ये टेक्निकल फॉल्ट क्या था? बिल्कुल गलत। ये बी फार्म किसी से नहीं, एक नाम बता दीजिए। 25-50 हजार के लिए हो नहीं टेक्निकल फॉल्ट, उसमें बिल्कुल नहीं गलत। क्या व्यंग है? बिल्कुल गलत। क्या व्यंग है? 25-50 हजार के लिए टेक्निकल फॉल्ट है? ये उसमें इनका फॉल्ट नहीं है, बिल्कुल गलत। टेक्निकल फॉल्ट होता है। हाँ, तो ऐसा कुछ नहीं है। और देखिए यहाँ ईमानदार बने ना, ईमानदार बने, उनके गले में, अपने गले में झांक करके देखें जो ईमानदार बने। अरे सब बता दो, तुम्हारी ही पार्टी के लोग जिनको टिकट नहीं दी गई वो हमारे पास आए, हमने कसम खा रखी थी हमारे पार्टियों को टिकट नहीं देंगे। सभी पार्टियों के लोग आए, लेकिन हमने अपने कार्यकर्ता को तब जो 10 लड़ाएंगे 15 लड़ाएंगे, लेकिन टिकट नहीं देंगे। इनके जवाबों से सवाल अपने आप निकल रहे हैं। आपने कहा अपने कार्यकर्ताओं को टिकट दी। संगरतन सेठी एडवोकेट कौन है? कार्यकर्ता है या बाहरी आदमी है? वो हमारे एक जवाब दीजिए। ठीक है, सेठी कौन है? तो गोवर्धन सिंह तो पहले मुझे बताइए ना आप इसका। अरे सेठी जी कार्यकर्ता है। अच्छा, कार्यकर्ता है, ठीक है। आपने कहा गोवर्धन सिंह कौन, मुझसे सवाल का, मैंने ये भी कार्यकर्ता है, तो सेठी जी को क्यों दी थी अगर गोवर्धन सिंह को देनी थी? ये हमारी मुखिया का निर्णय है, वो अरे यही निर्णय तो समझ में नहीं आता भाई। हमारी मुखिया का निर्णय, वो मैं बताता हूं। गोवर्धन सिंह कार्यकर्ता है। नहीं तो सेठी में क्या कमी थी बताइए? कोई कमी नहीं, वो मुखिया का निर्णय मानना होगा। तो फिर घोषित क्यों किया था? इतनी बड़ी पार्टी जिसके न जाने कितने अनुषंगिक संगठन जैसे भाजपा के चलते हैं, आपकी भी जाने कितनी इकाइयां हैं, हर जगह आपने तो एक के ऊपर एक बैठा रखा है, इसके ऊपर वो कोऑर्डिनेटर, उसके ऊपर वो कोऑर्डिनेटर। लोग ये कहते हैं सुरेश बाबू जी कि ये सब जगह आपने अपने छोटी छोटी अलग अलग दुकानें, मुझे आपसे एक आपत्ति है जी, और मेरी आपत्ति को आप अन्यथा ना लें। बिल्कुल नहीं लूंगा। एक तो केंद्र सरकार हमें मीडिया पे नहीं आने देती जी, और आप भी कैमरे के आगे खड़े हो, मेरा फोटो नहीं आ रहा। लीजिए। हाँ, ये भाई आज तो दूसरी बात जी, दूसरी बात, मैं आपकी आपत्ति का सम्मान करता हूं। हाँ, मैं हट जाता हूं थोड़ा। ये हुई ना बात, अपना चेहरा दिखेगा, आपका पूरा दिखेगा तो हर जगह मीडिया का। वैसे हमने कैमरे अलग अलग एंगल पे लगाए हैं, दूसरा भी आपको देख रहा है। अरे साहब मुझे क्या पता, मुझे तो ये मालूम है आवाज मेरी आएगी पर चेहरा किसी और का दिख जाएगा। चलिए अब इसलिए हमने सामने आवाज और चेहरा दोनों। आप उनसे ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं कि उनका पद चला जाए, चुनाव से पहले चला जाए? ये देखिए, नहीं आप बिल्कुल सही अपनी जगह पे, ये कोई जवाब नहीं देंगे। बसपा की पहचान है, जब तक कैंडिडेट को बदलेंगे नहीं तो वो बसपा का की। ये बिल्कुल हर बार बदला जाता है, इस बार बदला जाता तो क्या हो गया? बदलने की बात बिल्कुल जो मुखिया का निर्णय वो माना जाएगा। ये बिल्कुल यही निर्णय मुखिया का, वो कह रहे हैं, वही बात कह रहा हूँ। वो कह रहे हैं कि चाहे मुखिया या नीचे से होते हुए मैदानों से मुखिया, वो कह रहे हैं कि आपके तो ये परंपरा चली आई है। वो परंपरा अगर नहीं बदलती तो वो टूट जाती। समाज पार्टी कार्यकर्ता तवज्जो दिया दे रही है। सर आपके अपने 70 वो 1 तारीख को गिनेंगे। जल्दी से यूनुस कुरैशी साहब को भी दे दीजिए ये मौका, फिर उसके बाद ब्रेक पे चलूंगा। डॉक्टर साहब, रालोद का तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है। ऐसा लग रहा है कि बिना पतवार के, बिना खेने उसको नाव को खेने वाले की नाव चल रही है, और न जाने कितने घरों में आप कोशिश करते रहे कि हम इसमें घुस जाएं या उसे अपने में घुसा लें, लास्ट में कुछ भी नहीं कर पाए। ऐसा कुछ नहीं है। नजदीक माइक नजदीक करें डॉक्टर साहब। ऐसा कुछ नहीं है। रणनीति के तहत जी हमने जो है मेयर का प्रत्याशी नहीं उतारा। अच्छा, ये रणनीति की वजह बता दीजिए। हमको भारतीय जनता पार्टी को हराना, ये रणनीति आई है। प्रदीप भाई डरना शुरू कर दीजिए। अच्छा, भाजपा को कैसे हरा पाएंगे? जी, अपना प्रत्याशी न उतार के भाजपा को कैसे हराएंगे, मुझे ये भी खोल दीजिए। किसी को भी हम समर्थन देंगे। किसी में कौन होगा? कल तय करेंगे। हमारे पार्टी के पदाधिकारियों की और कार्यकर्ताओं की मीटिंग हो रही है। डॉक्टर साहब माइक नजदीक रखिए, कल हम लोग तय करेंगे कि हमें किसको समर्थन देना। जो भारतीय जनता पार्टी को हराने में सक्षम होगा उसको समर्थन। वैसे सुई घड़ी की सुई किस तरफ जा रही है? किसी भी तरफ जा सकती है। जो कार्यकर्ताओं का, पदाधिकारियों का मशवरा होगा उस पर जाएंगे। तो अच्छा, अपने में क्षमता नहीं थी भाजपा को हराने के लिए, इसलिए दूसरे को साथ दे देंगे तो कहीं कुछ मौसम बन जाएगा। नहीं, क्षमता तो थी। क्षमता थी तो उतर जाते। ना, क्षमता थी। हमारे पास प्रत्याशी थे, बाबूलाल प्रमुख थे, नारायण सिंह विप्लवी जी थे, और क्या नाम है उसके पश्चिम के अध्यक्ष। चलिए ठीक है डॉक्टर साहब, एक बात बताइए। चलिए, मेयर का आपने नहीं उतारा तो फिर पार्षदों में तो देख लेते।
पार्षद 42 पार्षद उतारे हैं। 42 कहाँ से कहते हैं? गोविंद हमारे साथ हैं, गोविंद संख्या बताएंगे, भले ही बैठ के ही बता दीजिए। इनकी संख्या 39 है एग्जैक्ट, अगर देखा जाए तो। देखिए पहले वो 23 थे। दूसरा आज इनकी मैं एक बात बता देता हूँ जी कि रालोद खेमा 2 हिस्से में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है कि आज नोडल अधिकारी इनके बनाए गए हैं, प्रभारी बनाए गए हैं राजन सिंह सिकरवार जी निकाय चुनावों को। वो पत्र जो आपने कल हमें दिखाया बिल्कुल बिल्कुल, उसमें क्या है कि बीच में जबकि चुनाव से पहले सभी प्रभारी अपॉइंट कर दिए जाते हैं, लेकिन रालोद ने बीच चुनाव में आनंद फानन में ये डिसीजन लेना पड़ा कि मंडल आगरा और मथुरा के नोडल प्रभारी के रूप में राजन सिकरवार जी को यहाँ भेजा है, और खास तौर पर मथुरा नगर निगम के लिए अपने अस्तित्व के संकट से लड़ रही है। उसकी एक वजह है, उसकी वजह है कि कुछ आरएलडी के लीडर कुछ भरोसा नहीं है कहां अटपटाया जाए और कोई बड़ा गेम हो जाए, उसको लेके रालोद 2 खेमों में बटा हुआ है। ठीक, आप इसको ये मान सकते हैं, जैसे मैंने अशोक भाई से जैसा कहना शुरू किया था, लगभग वही स्थिति यहाँ भी। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए गोविंद, मुझे आपसे अभी कांग्रेस को लेकर के एक बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणी लेनी है, उसके अलावा कुछ सवाल अभी सुरेश बाबू जी के लिए भी बचे रह गए हैं। जल्दी से मिलते हैं, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, उसके बाद फिर से देखते रहिएगा, जुड़े रहिएगा, बने रहिएगा, क्योंकि इस समय राजनीतिक सरगर्मियां अपने चरम पर पहुंचती जा रही हैं। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि हर चीज आप तक पहुंचे और आप जान सके कि वास्तव में राजनीतिक ऊंट बैठ किस करवट रहा है। देखते रहिए न्यू न्यूज पर हमारा एक खास कार्यक्रम चुनावी संग्राम। ये चुनावी संग्राम है, चुनावी संग्राम है, ये चुनावी संग्राम है, चुनावी संग्राम है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नियो न्यूज पर आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम चुनावी संग्राम। चुनावी संग्राम स्वाभाविक रूप से सभी राजनीतिक दल चूंकि इस एक बड़े युद्ध में अब अपनी अपनी जब रणभेरी बजी है तो उसके बाद अब मैदान में उतर चुकी हैं। ये एक राजनीतिक युद्ध है। मथुरा नगर निगम पहली बार गठित हुआ है, तो ऐसे में सभी पार्टियों की साख दांव पर है, और खास तौर से अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की साख बहुत बड़े पैमाने पर दांव पर है। 2 कैबिनेट मंत्री हैं जनाब इस मथुरा जनपद से जो आते हैं, 4 विधायक हैं और 1 सांसद है, और वो सांसद सिर्फ सांसद का ही परिचय नहीं रखती बल्कि ड्रीम गर्ल और इस पूरे विश्व में बहुत ही अलग उनकी ख्याति है। और ऐसे में भाजपा जो लोकसभा और विधानसभा में आशातीत सफलता हासिल करके आई है, उसके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि ठीक आगे आगे साथ साथ अभी जहां इस तरफ यहां सरगर्मियां हैं, वहीं इससे बहुत कई गुना ज्यादा सरगर्मियां गुजरात और हिमाचल में भी हैं। तो ऐसे में पार्टी के लिए एक बड़ा इम्तिहान है। इसी बातों को शुरुआत करते हुए ब्रेक से वापसी करते हैं, एक बार फिर से सभी मेहमानों का स्वागत करते हैं। मैंने कहा कि आपका चैनल बड़ा गंभीर चैनल, बिल्कुल लोग उसको देखते हैं, उसको विश्वास करते हैं। आपके लिए धन्यवाद। आप उस परिस्थिति में आपके ऊपर भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। उसी दायित्व को समझते हुए ये पूछ रहा हूं। आप प्रश्न पूछो या उत्तर लो। आप देखिए, मैं बोलने तो दो। मेरा कहना है आप मुझे बोलने नहीं, सवाल का मूल जीत जो सवाल आपने किया उत्तर नहीं सुनेगा। नहीं, आप क्योंकि बार बार ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि हम उस गंभीरता को नहीं पहचान रहे। वही तो कह रहा हूं, आपकी गंभीरता को इसी पे लाना चाहता हूं कि चुनाव से पहले आप 1 सीट खो चुके हैं सर। नहीं, हमने खोई नहीं है। अरे तो फिर आप देखिए, जब आप ये जवाब देंगे तो मैं आपको कैसे बोलने दूं? फिर आप कहते हैं कि मैं आपको सुनूं। जी मैं कह रहा हूं जी, जो कोई प्राकृतिक या देवी आपदा से जी आपके किसी के शरीर के अंदर कोई दिक्कत आवे, तो आपके चैनल के माध्यम से अगर किसी का मजाक के रूप में, बिल्कुल मजाक नहीं है, तो ये पार्टी की बिल्कुल नहीं है, ये पार्टी की पॉलिसी की कमजोरी की तरफ इशारा है। मैंने फिर कहा कि 9 बजे से 3 बजे तक हमारे पास समय था, उस समय पर हम नहीं कर पाए, ये हमारी चूक है, मानते हैं। प्रदीप भाई 34 वाला तो यही 34 वाला शायद इसके बाद भी, लेकिन आप उसका मजाक नहीं, बिल्कुल कहेंगे कि कौन नहीं किया, बिल्कुल कोई समझौता हो गया, बिल्कुल ये बात हो गई, क्योंकि नहीं है, नहीं होता है आमतौर पर। भाई आप इसके अभी इसको मैं दोबारा ले लूंगा। अभी वार्ड नंबर 34 का क्या कहेंगे जहां पर आप खड़े हैं? यहां से आपके मंडल अध्यक्ष, सर मैं कहता हूं वो पूर्व सभासद नहीं, उनकी पत्नी पूर्व सभासद नहीं, मंडल अध्यक्ष, और मंडल अध्यक्ष का आशय आप बेहतर समझ सकते हैं। मैं चूंकि भाजपा बीट देखता हूं इसलिए बताने की कोशिश में हूं कि प्रत्याशियों के चयन की सबसे पहली धुरी मंडल अध्यक्ष, उसमें से वो इस्तीफा देता है, वो बागी होकर के आपके सामने है। वार्ड नंबर 24 की संभवतः बात है, दीपिका रानी सिंह, मैं उस वार्ड का नंबर कंफ्यूज कर रहा हूं। वहां जाकर के उनके प्रस्तावक जो आपका बहुत पुराना चेहरा है घनश्याम गौतम, उसके संग एक और जो दावेदार था, वो हाथापाई का उस पर आरोप लगता है। किस प्रकार की बात करेंगे? वार्ड नंबर 7 से हरि सिंह माहौर, वहां पर उनको भाजपा ने अपनी सूची में, आश्चर्यजनक है क्या कुछ हुआ है भाजपा में, जानती होगी भाजपा शायद, यहां खड़े हैं इसलिए बात करने की कोशिश की जा रही है, उसमें भी गंभीर और अगंभीर की उनकी तरफ से टिप्पणी आ जाती है। 7 नंबर वार्ड से सूची आती है भाजपा के प्रदेश कार्यालय से, ब्रज क्षेत्र के माध्यम से जिला कार्यालय आती है, उसमें लिखा होता है कि 7 से हरि सिंह माहौर, वो दावेदार था, मिल गई, मिलने के बाद पहुंच जाते हैं महाराज 26 नंबर में निर्दलीय लड़ रहे हैं। क्या हालत है, किस तरह जा रही है पार्टी? नहीं, कोई हालत नहीं है। आप 34 के बाद इनका भी जवाब दे दीजिए। सही है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि
जो नगरपालिका जो पंचायत के चुनाव होते हैं, बिल्कुल निचले स्तर के जो चुनाव हैं, हर कार्यकर्ता की अपनी एक महत्वाकांक्षा है। भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित पार्टी है और उस महत्वाकांक्षाओं के अंदर मैं मानता हूं कि हमारा मंडल अध्यक्ष ने टिकट मांगी थी, लेकिन हमने एक पॉलिसी तय की सरकार के आरक्षण के अनुसार। हमने ये तय किया जनपद के अंदर कि हमारे पास जो अनुसूचित जाति की सीट है वो अनुसूचित वर्ग के लोगों को देंगे, जो बैकवर्ड जाति के लोगों की सीट है वो बैकवर्ड को देंगे, सामान्य वर्ग की जो सीट है वो सामान्य वर्ग को देंगे। निश्चित रूप से राजवीर सिंह जी हमारे बहुत प्रामाणिक कार्यकर्ता हैं, बहुत ज्यादा पार्टी का काम करते हैं, लेकिन जो नियम लागू हुआ कि हम बैकवर्ड सीट से बैकवर्ड को देंगे, सामान्य सीट से सामान्य को देंगे, वो सीट सामान्य थी, उस वजह से हम राजवीर जी को टिकट नहीं दे पाई। और उस बीच में बाहरी का मुद्दा भी था कि जो उस क्षेत्र का निवासी नहीं होगा उसे नहीं देंगे। सतीश शर्मा जी कृष्णा नगर क्षेत्र में आप करेंगे, लेकिन मैं आपको हाथ के हाथ एक और इनपुट दे रहा हूं, आप ही करेंगे। इनपुट ये दे रहा हूं, आपने चूंकि इसको आधार बनाया है, आपने कहा साहब मेरी पॉलिसी थी, मैं पॉलिसी को छिन्न भिन्न नहीं कर सकता था। पॉलिसी तो ये भी थी सर कि अगर आप चौक बाजार रहते हैं तो होली गेट से नहीं मांगेंगे। सतीश शर्मा जो वरिष्ठ भाजपा के चेहरे हैं, वो ब्लॉक प्रमुख रहे हैं, कृष्णा नगर मुख्य बाजार में रहते थे, अब वहां से वो उस निवास स्थान को बेच करके कहीं अन्य रह रहे हैं। उसी कृष्णा नगर वाले वार्ड से आपने उनके पुत्र को टिकट दी। बताया जाता है कि इतने बड़े पैमाने पर सिफारिश, मतलब सेंट्रल मिनिस्ट्री तक की चर्चाएं हैं जनाब। आपके पास क्या जानकारी है उस बड़ी सिफारिश का? एक फोन सर ये जानकारी तो पक्की है, ये यहाँ से लोकेश को जो सतीश जी के पुत्र को टिकट मिलने आया होगा, हम पे तो आया, यहाँ से मिलने की तो पक्की है ना? आप नहीं, यहाँ से मिली है ना? कहां से? लोकेश शर्मा को यहाँ से टिकट मिली। आप ये जानते हैं कृष्णा नगर क्षेत्र में सतीश शर्मा जी का क्या कद है? सतीश शर्मा जी हमारे वरिष्ठतम नेता हैं। फिर आप कहें वहीं बोलने नहीं देते हैं, वहीं कृष्णा नगर पर बोल रहे थे। ये पॉलिसी कुछ समय पहले ये पॉलिसी थी कि नहीं, और ये पॉलिसी थी कि नहीं कि हम जहां पे जो नहीं रहता उसे नहीं देंगे? तो सतीश शर्मा जी के लिए अगर उसमें आप संशोधन कर सकते हो तो और कार्यकर्ताओं के लिए क्यों नहीं? तो ये कौन सा कैटेगरी है? अजय जी क्या कहना चाह रहे हैं? अभी तो गए 2 महीने 3 महीने पहले, अभी उनका 2-3 महीने पहले हो गया। ऐसे ही राजवीर सिंह का अभी कार्यकाल खत्म हुआ है। राजवीर किस आधार पर संशोधन? अनूप जी मैं चक्कर क्या है, हम लोग तो आम आदमी थे, हम राजनीति में थे, विषय पे बोले। अब मेरी समझ में आ गया। आपका चैनल बहुत गंभीर चैनल है, आपका चैनल विश्वासनीय चैनल है, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। लेकिन आप जिस पार्टी से बात कर रहे हैं क्या वो गंभीर है? ये जुमले वाले हैं। अब इनसे बात कर रहे हो, इन्हीं को टाइम दे रहे हो, पता नहीं इनके पास में कौन सा जादू है। कांग्रेस के पास में तो चंद्रा स्वामी थे, वो उनको कहा जाता था बहुत बड़े तांत्रिक है, इंदिरा जी उनके पास जाती है और सब कुछ मैनेज कर लेते हैं। लेकिन साहब कुछ चंद्रा स्वामी से भी बड़ा है। किसके पास है कि नहीं है? भाइयों बहनों है कि नहीं है? भाइयों बहनों है कि नहीं है? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो जादू चल रहा है, कुछ है, चल तो रहा है। मतलब इनके झूठ में भी मजा आ रहा है लोगों को। नोटबंदी में लाइन लग रही है, ये क्या कहते हैं? और सेना को देखो, वहां पे जवान खड़ा हुआ है बंदूक लेके, तुम्हारी रक्षा कर रहा है, तुम 1 महीना लाइन में नहीं रख सकते। मोदी जी कहते हैं 50 दिन दे दो, फिर तो तुम्हें आदत पड़ जाएगी। स्थानीय स्तर पे आई जल्दी तो अरे सभी उसी पार्टी से तो हैं। आगे से आप कभी भी बुलाया करें इनके साथ में मुझे, तो गीता मंगा के इनसे शपथ खिलवा दिया करें, जो बोलेंगे सच बोलेंगे, जुमला नहीं बोलेंगे। क्या बात है। जल्दी से अजय भाई, आज आपने पूरी कहते महफिल लूट ली है लगता है। जल्दी से इधर मेरे को 2 सवाल के लिए कहा गया कि मैं कोई सवाल यहां से करना चाहते थे। सबसे पहले तो भारद्वाज जी आप बता दीजिए, आम आदमी पार्टी का चेहरा होने के साथ साथ पुराने कम्युनिस्ट हैं, तो बताइए क्या पूछना चाहते, किससे पूछना चाहते हैं? मेरा आम आदमी पार्टी को छोड़ के, क्योंकि कोई स्थापना बाद में हुई है, बाकी लोग दल वालों से भी ज्यादा बात नहीं हो पाएगी, अन्यथा जो पार्टियां हैं उनसे मैं पूछ, मतलब भाजपा, कांग्रेस, सपा, बसपा। यस, इनसे सबसे सवाल है मेरा, ये निगम पे जिस पे आज ये जश्न मना रहे हैं, इससे 20 साल पहले क्या इनकी कोई कोशिश रही है कि मथुरा में ये निगम बने? आज अचानक जश्न मना रहे हैं। बस कांग्रेस अपनी बात कहती है, उनके विधायक ने कोशिश की, सपा कहती है हमने इसको इनिशिएट किया, कांग्रेस कहती है। जल्दी से बता दीजिए, पहले आप ही बता दीजिए, 20 साल तक आप लोगों ने कभी कोई कोशिश की कि इस प्रकार का कोई रूप बन जाता मथुरा, इतना प्राचीन शहर? ये निगम की जो शुरुआत है मांग को लेकर के, हमारे माननीय बड़े नेता सीएलपी लीडर प्रदीप माथुर जी का इसमें बहुत बड़ा योगदान है और बहुत बड़ा प्रयास है उनका। और कांग्रेस विकास मथुरा में जो हुआ है वो कांग्रेस ने तो किया है। ये एक अपनी एक उपलब्धि बता दें, इनके 3 बार सांसद रहे, एक कोई ऐसी उपलब्धि बता दें जिससे 100 लोगों को रोजगार मिला हो। हमारे बिट्टू भाई चेयरमैन रहे, उनके कार्यकाल में तमाम काम करे गए। बिट्टू भाई के चेयरमैन कार्यकाल के तौर पर आप क्या याद करना चाहते हैं, मुझे बताइए।
नहीं, उन्होंने मुझे बताइए, बहुत अच्छी नहीं मुझे बताइए, चलिए याद करिए उनके कार्यकाल। नहीं सिर्फ जबानी जमा खर्च नहीं करेंगे अशोक जी, आप बताइए मुझे। नहीं, उनके कार्यकाल मैं याद करवा रहा हूं सर, ये पूरा कैमरा आपकी तरफ सेंट्रलाइज कर दिया। आप मुझे बताइए, चलिए। उनके कार्यकाल में साफ सफाई का पूरी तरह से। कौन सी साफ सफाई की बात करते हैं अशोक भाई, कौन सी साफ सफाई मुझे बताइए ना। सबसे ज्यादा हड़तालें उनके कार्यकाल में, और मुझे बताइए कि क्या कोई भी अत्याधुनिक तकनीकी उसमें साफ सफाई की अपनाई गई? और अभी साफ सफाई के आगे बढ़िए, आप आगे बढ़िए, साफ सफाई के आगे बढ़ जाइए। ऐसा मनीषा गुप्ता के कार्यकाल। अरे भाई मैं इनसे पूछूंगा जी का कार्यकाल की। अरे आप पहले आपने कहा, आपने अपना कार्यकाल याद किया स्वर्णिम, क्योंकि उधर से भारद्वाज साहब का सवाल था, तो आपने कहा कि हम लोगों ने बहुत काम किया है, तो याद करिए ना मुझे। अब यहाँ पे खड़े हैं सर, मैं बताऊं काम गिनाना? बताइए काम गिनाना बताइए सर, मैं तो गिनने के लिए तैयार हूं। क्या नहीं किया कांग्रेस? अरे सर मैं तो पूछ रहा हूं, करा क्या है? अरे सर मैं पालिका अध्यक्ष श्याम सुंदर उपाध्याय बिट्टू जो पूर्व रहे हैं, उनका कार्यकाल आपने चूंकि उसमें ठोस होके बोला है, क्या है तो गिनाइए ना, क्या है गिनाने पे आपके? मैंने कहा ना पहले, आप मनीषा गुप्ता के। अरे सर ये गलत बात है, ये मिस इंटरप्रिटेशन है आपका, बिल्कुल नहीं। आपके पास है नहीं कि आप वास्तव में बात कर सके, आपके पास होता तो सबसे पहले शुरुआत डिबेट की आपने उसी से की होती, क्योंकि ये स्थानीय निकाय का चुनाव है, मथुरा नगर निगम का चुनाव है। आपके पास शायद अपने कार्यकाल के लिए बहुत कुछ है नहीं, ये कांग्रेस के पास अपनी स्थिति है। जल्दी से बताइए आप क्या सवाल पूछना चाहते थे? मेरा एक सवाल है, ये लोग मंत्री जी ने जैसे नगर निगम बनाया तो इन लोगों ने निंदा की, और वृंदावन को तीर्थ स्थल घोषित किया, इन्होंने निंदा की। अब ये कांग्रेस, भाजपा और सपा तीनों से मेरा प्रश्न है, जो कांग्रेस, सपा और बसपा, क्योंकि मैंने तो सिर्फ सवाल सुना है आपका, मैंने सुना कि आप शायद उसी तरफ बढ़ रहे हैं। कांग्रेस, सपा, बसपा। अब ये मंत्री जी ने जो नगर निगम पे जो आरक्षित किया है, ये मंत्री जी को आभार प्रकट करते हैं या निंदा करते हैं? चलिए ये सवाल थोड़ा सा दमदार, ये सबके पर एक मिनट बस, एक मिनट मुझे जरा दे दीजिए, एक मिनट जल्दी दे दीजिए, जल्दी आप भी पकड़िए सुरेश बाबू जी। एक सवाल है, बिल्कुल सामान्य तौर पे पूछ लिया। उन्होंने कहा कि जो भी निर्णय हो रहे हैं उनकी निंदा करने की आपकी आदत सी बन गई, ऐसा वो कहते हैं। फिर वो ये कह रहे हैं कि चलिए हर चीज की निंदा की, सुन ली। नगर निगम जो पहली बार अब चुनाव जिसका होने जा रहा है, उसको SC आरक्षित किया गया है, इसकी प्रशंसा करते हैं या निंदा करते हैं? हम इसकी देखिए प्रशंसा करेंगे, और प्रशंसा के साथ साथ पहले बीजेपी रही, कांग्रेस रही नगर में, अब बहुजन समाज पार्टी को मौका मिलेगा तो सभी विकासों पर ध्यान दिया जाएगा। चलिए वो बात। और दूसरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी की इस सवाल के बाद आगे आ जाइएगा, मैं आपके पास आ रहा हूं, इस सवाल का जवाब लेना था मुझे जल्दी से जल्दी। तनवीर भाई, पहले तो मैं बता दूं कि समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी, नगर पालिकाओं के विकास के लिए सर इसमें ये SC आरक्षण अनुसूचित जाति के लिए मेयर पद के, बस इतना, फिर जितना रुपया दिया गया सर मैं उस पे आ रहा हूं, उस पे बात करूंगा। अब ये स्थिति कहने का इस समय इसलिए समय नहीं है कि आरक्षण घोषित हो चुका, चुनाव सर पर आ गया, तो अब ये जो भी है स्थिति वो स्वागत ही हो गया, हम चुनाव मैदान में हैं। अब ये स्थिति स्पष्ट जवाब दीजिए, इस बार कोई समय नहीं, स्पष्ट जवाब दीजिए, डिप्लोमेसी मत, डिप्लोमेसी नहीं है, आप इसमें स्पष्ट जवाब दीजिए। मेरी बात सुन लीजिए, नगर निगम के मेयर पद का ये सवाल, पद अनुसूचित जाति के लिए महापौर का आरक्षित होना ठीक है या गलत? मेरी बात सुन लीजिए, नहीं देखिए जवाब, जिस समाज को मौका मिल गया, आरक्षित हो गया, उसके लिए स्वागत है। लेकिन मुश्किल ये है कि अगर ये सवाल पहले आया होता तो हम इसका जवाब माकूल दे सकते थे। उस समय क्या देते? अब हम चुनाव में, उस समय क्या देते? अब हम चुनाव में, उस समय इसका मतलब आप इसको नहीं पचा पाते? बिल्कुल क्यों नहीं पचाते? शायद मुझे लग रहा है क्यों, तो फिर इफ और बट, या तो देखिए स्पष्ट बोलिए ना, वो सवाल बड़ा सारगर्भित है। उन्होंने आप लोगों का टटोला है, आपको टटोला है, और ये जनता तक जा रहा है। उन्होंने कहा स्वागत करते हैं, आपसे मैंने पूछा, आपने कहा अब जब जिसको हिस्सेदारी मिल गई, भागीदारी मिल गई, स्वागत है, लेकिन अब हिस्सेदारी मिल गई, और हमारे प्रत्याशी भी उसी समाज से हैं, और हम उनको समझ लेंगे। वो तो है ही है, अनुसूचित जाति के लिए स्वागत है, निंदा थोड़ी करेंगे, निंदा थोड़ी ही ना करेंगे, लेकिन उससे पहले लेकिन बोल चुके थे। खैर कोई बात नहीं, तनवीर भाई बहुत देर से जवाब दिया। अशोक भाई, हम तो इसकी तारीफ ही करेंगे, प्रशंसा करेंगे कि उन्होंने SC सीट। चलिए एक ऐसा सवाल आया, कांग्रेस तो दलितों की हमेशा से हितैषी रही है, सबसे ज्यादा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और एक ऐसा सवाल जिसने बहुत कुछ अपने उनके कहियों के पेट से निकलवा लिया, शायद कुछ और अगर पढ़ भी रहा हो तो ये एक कहते हैं कि धर्म संकट की स्थिति, लेकिन इस समय जो बोलना है वो बोलना ही है। पुराने कांग्रेसी चेहरा यहाँ पर है, बहुत बहुत धन्यवाद आप हमारे इस कार्यक्रम, जैसे आपकी उचित, आप जैसा अच्छा फील करें। किससे सवाल करना चाहेंगे? 27 साल से सवाल है या टिप्पणी है? मतलब निवेदन है, आप लोगों को समझाया जा रहा है कि 27 साल से अदर कंपनियां कह लो, पार्टी कह लो, दल कह लो, एनीहाउ जो भी आप समझ सकते हैं, 27 साल से कांग्रेस ने इनको ढील दी है, इनको ये कहने का, उनको कार्य करने का अवसर दिया है कि ये लोग किस प्रकार से प्रदेश की नीति को समझेंगे
और उस पर प्रोग्रेस करेंगे। लेकिन 27 साल से हम लोग ये देख रहे हैं, बड़े बारीकी से देख रहे हैं, हम अपनों को भी और अदर दल के लोगों को भी, अपनों को भी ऐसी नहीं है, अपनों को भी और अदर दल के लोगों को भी, कि देश में और प्रदेश में किस तरह से ये लोग राज कर रहे हैं। एक समय था, अब वैल्यूएशन का समय आ गया है। ये बहुत बड़ी बात कह दी है कि हमने अपनों को भी देख लिया, दूसरों को भी देख लिया, लेकिन कहते हैं ना कि कभी कभी अंगूर नहीं मिला तो खट्टे थे, हमने इनको मौका दे दिया था। चलिए कोई बात नहीं, तुलसी स्वामी मौजूद हैं और आप तो खड़े ही हो जाए तो ज्यादा, क्योंकि बड़ा अच्छा गेटअप में हमेशा आते हैं। और ये बताया है अभी मुझे अशोक भाई ने कि आप जिला निकाय चुनाव के मीडिया प्रभारी भी बना दिए गए। अब बताइए, अब इनको भी मैं पहले मैं डॉक्टर अशोक अग्रवाल के लिए कहता था, मैं आपको सपाई कहूं, मैं आपको बसपाई कहूं, मैं आपको RLDN कहूं, अब मैं इनके लिए पूछ रहा हूं, कभी आपको बागी कहूं, कभी गैर कांग्रेसी कहूं। अब कांग्रेसी भी हो गए तो सीधे पद पे आ गए। अभी तक कोई औपचारिक घोषणा नहीं हुई, लेकिन जिम्मेदारी मिल गई। कांग्रेस में बहुत कुछ चल रहा है, उसमें उसी का प्रमाण है। बताइए क्या कहना चाहते हैं? मैं पहले प्रश्न करना चाहता हूं, एक ही सवाल। हाँ जी, एक जी बात करूंगा। प्रदीप जी, मेरा प्रश्न आपके लिए है कि वृंदावन को निगम में शामिल करने के लिए वृंदावन में विरोध हुआ और उस विरोध में सारे दल सम्मिलित थे, वृंदावन का साधु समाज, भागवताचार्य सब लोग सम्मिलित थे, आपकी पार्टी के लोग सम्मिलित थे, लेकिन आपके नेतृत्व ने, जिला नेतृत्व ने कोई उनकी सुनवाई नहीं करी और आपने निगम बना दिया। उसके बाद आपने वृंदावन को तीर्थ घोषित कर दिया, मथुरा को नहीं किया। मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं, क्या मथुरा तीर्थ नहीं है? क्या मथुरा असुरों की नगरी है? वृंदावन को आपने तीर्थ माना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन मथुरा को आपने असुर की नगरी माना, यह आपके लिए बहुत शर्म की बात है। दो खिन्नता, दो खीज है उनकी। बताइए, पहले वही एक क्लास पे थे, उसको छोड़ दिया और वृंदावन को दिया, मथुरा को क्यों नहीं दिया? जी ठीक है, सवाल आ गया सर। तुलसी जी की अपनी जगह बात सही हो सकती है जी। जब कोई निर्णय होता है तो उसके समर्थन और विरोध में कुछ लोग आते हैं, स्वाभाविक सी प्रक्रिया है। ठीक है, घर में भी 4 भाई होते हैं, कोई निर्णय लेते हैं तो जरूरी नहीं कि बाकी तीनों को पसंद आए। ठीक है, लेकिन समग्र विकास के लिए बहुत बड़ा विजन हमारे सामने था। चंद लोगों के विरोध के देखते हुए पूरे समग्र विकास की जो कल्पना हमारे दिमाग में थी उसको हम टाल नहीं सकते थे। हमारी इतनी स्थिति नहीं थी कि उसको हम टाल दें कुछ चंद लोगों के विरोध के कारण। हमें मथुरा वृंदावन का समग्र विकास करना था, पूरे वर्ल्ड के अंदर मथुरा वृंदावन का ऐसा विकास हो जो आने वाले समय में भारतीय पर्यटन के मानचित्र पर वो चमके। इसके लिए हमें ये सब चीजों की आवश्यकता थी, इसलिए हमने अपने और कुछ विरोधी लोगों के विरोध को झेला। कोई दिक्कत नहीं, आज वो सभी लोग हमारे साथ हैं और सब लोग नगर निगम के चुनाव में सहभागिता करते हैं। पहला जवाब तो तुलसी जी का ये था। जल्दी से दूसरी बात, जहां तक उन्होंने तीर्थ स्थल घोषित की बात करी, तो हमने तय किया कि क्रमबद्ध तरीके से इस चीजों को हम लेंगे। घोषणाएं करने से कुछ नहीं होगा, हमने घोषणा के साथ साथ उसका विकास की खाका भी खींचे, उसके लिए कुछ चीजों को भी लाए, फंड को लाए, अधिकारी लाए, योजनाएं लाए। उसके लिए हमने पहले चरण में वृंदावन और बरसानी के लिए किया। आने वाले चरण में वृंदावन के मथुरा और गोवर्धन और नंदगांव के बारे में भी हमारे पास विचार है और हम इसको धीरे धीरे करेंगे। पूरे ब्रज 84 कोस का विकास के लिए हमारे पास पूरी कल्पना है और हम इसको लेंगे। सुरेश बाबू जल्दी बताइए, जल्दी। विकास की बात करें तो बहुजन समाज पार्टी की जो मुखिया बहन कुमारी मायावती ने सरकार चलाई, उसको देखते हुए आज तक इतिहास गवाह है। आजादी के समय से आज तक देख लीजिए 350 करोड़ रुपए बहुजन समाज पार्टी की सरकार रही दिया। जी, उस इतिहास को 300 करोड़ में उस इतिहास को क्या आपकी सरकार ने क्या दे दिया? अरे आप रिकॉर्ड देखो ना, देखिए लॉ ऑर्डर देख लीजिए, लॉ ऑर्डर देख लीजिए। 300 करोड़ नहीं आए, ये सच्चाई है। मैं कह रहा हूँ 350 करोड़ नहीं आए। मायावती जी ने 350 करोड़ रुपए की घोषणा की और जिलाध्यक्ष जी कह रहे हैं 350 करोड़ आए। नहीं ऐसा मैं ये कह रहा हूँ कि जिलाधिकारी कार्यालय में रिकॉर्ड मौजूद होगा, रिकॉर्ड आप देखेंगे 15 लाख रुपए की सरकार ने घोषणा की, उतना विकास हुआ। और देख लीजिए भारतीय जनता पार्टी चाहे केंद्र में हो या प्रदेश में हो, 15 लाख किसके खाते में आगे बताइए। सर एक बात बताइए, आप उस 350 करोड़ को क्या होता है कि अगर 250 से शुरू हुआ तो 255 करोड़, 275 करोड़, 300 करोड़ ऐसे करते करते जाने कहां तक ले गए। पहली चीज वो तथ्य गलत है, पहली बात। दूसरी बात, इस इतिहास को कब तक ओढ़ेंगे और बिछाएंगे? आप 350 करोड़ रुपए की बात करते हैं, आप लोगों की पार्टी में इतनी छीछा लेदर इस समय बनी हुई है, ये चुनौती नहीं,
हमारी ये चुनौती पहले है। बिल्कुल नहीं, ये चुनौती भारतीय जनता पार्टी के अंदर तो हेमा बटे हुए हैं। अपने अस्तित्व के संकट से निपटिए। बिल्कुल नहीं, अपने अस्तित्व के संकट तो बताइए। एक बात कहना चाहता हूँ, आपने 3 लोगों से प्रश्न पूछा, मुझे लगा कि आप मेरे पास भी वो इनसे पूछा गया, लेकिन मैं उसमें जाना चाहता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है जल्दी से। मैं एक आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, अनुसूचित हुई और कुछ हुआ, ये भारतीय जनता पार्टी या किसी भी सरकार का काम नहीं होता है। ये चुनाव आयोग का काम है, चुनाव आयोग ने किया। लेकिन मैं आपके माध्यम से बता रहा हूँ कि अनुसूचित होने के साथ जैसी आई तो सबसे ज्यादा खुशी हमारी पार्टी में थी। और उसका एक वजह यह भी है कि पिछले आपने देखा होगा कि चैनल पे एक कार्यक्रम आता है, कौन बनेगा करोड़पति। अमिताभ बच्चन उसको होस्ट करते हैं। पिछले दिनों जब मैं उसको देख रहा था तो अमिताभ बच्चन ने सामने वाली प्रतियोगी से प्रश्न किया कि दुनिया की सबसे बड़ी वाल्मीकि बस्ती कहाँ है। सामने वाले प्रतियोगी ने उसका जवाब का उत्तर नहीं दे पाया। अमिताभ बच्चन ने खुद उसका उत्तर दिया कि पूरे हिंदुस्तान नहीं, पूरे वर्ल्ड में वाल्मीकियों की सबसे बड़ी बस्ती अगर कहीं है तो मथुरा के अंदर भरतपुर गेट वाली बस्ती है। और आप ये जान लीजिए, उसी दिन हमारे ध्यान में आया कि ये वाल्मीकियों की सबसे बड़ी बस्ती और हम जिसके विचारों पर चलते हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था कि समाज के सबसे पीछे बैठे अंत्योदय अंतिम व्यक्ति को आगे लाना ही हमारा लक्ष्य है। तो इस दीनदयाल जी की धरती पर अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति को हम पहले पायदान पर हम बिठाएं, ये हमने अनुसूचित जाति के होने के आरक्षण के साथ तय किया और इसलिए हमने वाल्मीकि के व्यक्ति को बिठाया। इसके लिए हम मैं माफी के साथ समय का मेरे को समापन का निर्देश मिल गया। सिर्फ एक बात कहूंगा, अभी एक प्रश्न वहां से आया था जल्दी वृंदावन के और मथुरा के लिए। तो भैया मैं आपको समझाना चाहता हूं, गाय यहाँ पे यूपी में हमारी माता है, गोवा में हमारी माता नहीं है, ये इन्हीं का सिस्टम है। समझ में आ गया? चलिए ठीक है। तो इसलिए इन लोगों की बात का भरोसा मत करो, इनको जवाब दो, अब इनके जुमले नहीं चलेंगे। ठीक है, बहुत जुमले कर लिए। जल्दी से। हमारे प्रदीप जी ने एक बात कही, जल्दी से प्लीज। हम भी उनकी बात का सम्मान करते हैं कि मथुरा में बहुत बड़ी वाल्मीकि बस्ती है, लेकिन ये विचार उनका एमपी हमें लेके चुनावों के लिए क्यों नहीं आता? इतने एमपी एमएलए के चुनाव हुए तब उन्होंने उस समाज की तरफ क्यों नहीं देखा? बिल्कुल ठीक है, सवाल अपनी जगह ठीक है, सवाल अपनी जगह ठीक है, लेकिन उसका वो जवाब दे सकते हैं कि साहब इस समय आरक्षण हुआ है तो चलिए ठीक, जल्दी कुछ जल्दी। मैं बताना चाहूंगा, इनका काम है समाज को बांटने का काम। दलितों में भी है, दलितों को बांटने का काम कर रहे हैं कि सबसे नीचे आता है ऊपर आता है। ऐसा नहीं, गलत बात है आपकी। अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति को जान करते हैं, आप मानते हैं ये समाज को बांटने का काम? नहीं, समाज बांटने नहीं, हम तो सीटों पर लड़ते ना, तुम्हारी स्थिति दिल्ली जैसी कर देते। हम लड़े नहीं, लड़े नहीं, आम आदमी को तुमने जुमला दे रखा है, इसलिए हमने कहीं और देख लेना। बस अब माइक हाथ में होने का दुरुपयोग ना करिए। कुछ सवाल अभी भी रह गए, लेकिन उसके बावजूद समय इजाजत नहीं दे रहा है। सवाल तो अभी ये भी रह गया है कि कांग्रेस की तरफ से जो प्रत्याशी दिए गए हैं वो चूंकि सरकारी सर्विस में थे तो अभी कहीं बहुत सारी इनके विपक्षी तो कहने लगे, लेकिन फिर भी अभी अगली चर्चाएं, चूंकि ये लगातार चर्चाएं चलेंगी चुनावों से पहले तक निश्चित अवधि तक, तो अभी बहुत सारे सवाल रह जाते हैं जिसमें अभी बहुत सारी चर्चाएं जो अलग अलग हिस्सों से आ रही हैं उन पर भी जवाब आवश्यक है। सवाल होगा, जवाब आएगा, स्थिति स्पष्ट होगी। तो ऐसी स्थिति में अभी आपने जब इनको घेरने की कोशिश की है तो बहुत सारे सवाल अभी कांग्रेस की तरफ उठे हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद यूनुस कुरैशी साहब, आपने अस्वस्थता के बावजूद हमें समय दिया, इसके लिए आभार। अजय शर्मा जी बहुत बहुत धन्यवाद, प्रदीप भाई बहुत बहुत धन्यवाद, अशोक जी, तनवीर जी, सुरेश बाबू जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थी हमारा चुनावी संग्राम का हमारा ये कार्यक्रम जिसमें हमने अपने इन सभी मेहमानों से बात की। भारतीय जनता पार्टी के लिए मैंने पहले ही कहा इस समय बड़ी चुनौती है, क्योंकि दो कैबिनेट मंत्री और सांसद, हेमा मालिनी जैसी सांसद जो इसी जनपद का प्रतिनिधित्व करती हैं, उनके होते हुए भाजपा मथुरा नगर निगम, जो इनके वैसे भी मथुरा एजेंडे में शामिल होता है, जैसे चित्रकूट को, जैसे अयोध्या और फैजाबाद को मिलाकर के, वहीं मथुरा और वृंदावन को मिला के, तो इनके एजेंडे में ये बड़ी घोषणा है, इसलिए इनके लिए एक बड़ी चुनौती है। वहीं अगर कांग्रेस की बात करें तो उनका प्रत्याशी, आमतौर पर हमने बहुत समय से कहावतें सुन रखी है, दो नावों की सवारी, लेकिन लगता है कि इस पूरी राजनीति से बहुत दूर रहने वाले, कट फ्लावर्स की खेती करने वाले, आज 1 2 3 नहीं कई नावों की सवारी कर रहे हैं और लगता है कि कहां तक उन्हें पैर फैलाने पड़ेंगे। 26 तारीख तक उनकी क्या स्थिति बनेगी ये कांग्रेस को समझना बहुत आवश्यक है। बसपा की अगर बात करें तो अब तक लगातार कई झटके झेलने के बाद अपने अस्तित्व के संकट से जूझ रही बसपा शायद अभी भी सचेत नहीं हो पाई है और अभी भी उसके पदाधिकारी
जो अंदर से एक आदत पड़ गई है उसे बदल नहीं पा रहे हैं। वहीं समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं खड़े होने की पूरी कोशिश में है। आम आदमी पार्टी कुछ ना सही, लेकिन उसके बावजूद अपनी मौजूदगी, अपना हस्ताक्षर करना दम से चाहती है। राष्ट्रीय लोकदल के पास इस पूरे चुनाव में कहीं कोई रणनीति नहीं दिख रही। इस पूरी चर्चा में अभी तक ये साफ है, बहुत बड़ी चुनौती है, बहुत बड़ी कठिनाइयां हैं। ये आने वाले दिनों में राजनीतिक दलों को इन्हीं चुनौतियों और इन्हीं कठिनाइयों से जूझना पड़ेगा। हमें देखना है हर दिन क्या रणनीतियां बनती हैं, किस तरह से इस राजनीतिक बिसात पर सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी चालें चलते हैं। हम आप तक हर गतिविधि जरूर पहुंचाएंगे, हर गतिविधि का, हर चुनावी जंग का आनंद आपको घर बैठे दिलाएंगे। देखते रहिए नियो न्यूज पर हमारा एक खास कार्यक्रम चुनावी संग्राम। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। हो गया है शंखनाद निकाय नव निर्माण का, राजनीति का चढ़ गया कमान पर, साम दाम दंड भेद खींचता नौफान पर, घन घना रहे हैं ढोल नेताजी की तान पर, लगी जो साख दांव पर वो कड़ा इम्तिहान है, बिछ गई बिसात फिर युद्ध घमासान है। ये चुनावी संग्राम है, चुनावी संग्राम है, ये चुनावी संग्राम है, चुनावी संग्राम है।